हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया अर्थात भारत के अपवाह तंत्र जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका आगे हम कंटिन्यू करूंगा। तो हम जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इसमें हम शब्दावली पढ़ रहे थे अर्थात टर्मिनोलॉजीज, जो वैसे शब्द जो आपके यूज होते हैं किसमें, ड्रेनेज सिस्टम में। तो अब भाई पिछली क्लास में मैंने आपको क्या क्या टर्म बताया था। एक तो बताया था ट्रिब्यूटरी बताया था, दूसरा आपको डिस्ट्रीब्यूटरी बताया था, ठीक है, अर्थात आपका सहायक नदी और आपका नदी शाखा। फिर मैंने आपको बताया था ड्रेनेज सिस्टम में अपवाह तंत्र क्या होता है। फिर मैंने बताया था आपको माउथ ऑफ द रिवर अर्थात मुहायना नदी का। फिर मैंने आपको उसके बाद नदी की मुहायने के बाद आपका सोर्स ऑफ रिवर अर्थात नदी में नदी कहाँ से, नदी का उद्गम होता है, जहाँ से नदी निकलती है स्टार्टिंग, और नदी के सोर्स क्या होता है, नदी में पानी कहाँ से आता है। या तो वो रेनफॉल बेस होती है, ये उसमें ग्लेशियर से आता है अर्थात हिम से आपका, या फिर उसमें आपका जो है किसी झील से, लेक से आता है। ठीक है, यहाँ तो हमने कंप्लीट कर लिया था। फिर आपको नदी घाटी एक लास्ट में क्लास के एंड में आपको नदी घाटी पढ़ाना था, रिवर बेसिन। तो उससे पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो आज हम रिवर बेसिन, तो आज के हमारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो हम टर्म्स पढ़ेंगे उसमें कैचमेंट एरिया पढ़ेंगे, कमांड एरिया पढ़ेंगे, ठीक है, कैचमेंट एरिया, कमांड एरिया, रिवर बेसिन, वाटरशेड, वाटर डिवाइड। तो इन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम पढ़ेंगे कैचमेंट एरिया। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा फॉन्ट, कैचमेंट एरिया। ठीक है, कैचमेंट एरिया को बोलते हैं हम हिंदी में जल ग्रहण क्षेत्र। क्या बोलते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र। अब कैचमेंट एरिया क्या होता है या जल ग्रहण क्षेत्र होता क्या है, ठीक है, इसको हम डायग्राम से समझते हुए चलेंगे। देखिए, ये एक नदी है, क्लियर, ये एक नदी है। अब इस नदी में कई सारी जो है सहायक नदी, कई सारी नदी आके मिलती हैं। ठीक है, ये एक नदी आके मिली, ये एक नदी आके मिल गई, ये एक नदी आके मिल गई, ये एक नदी आके मिल गई, ऐसे कई नदी आके मिल रही हैं। ठीक है, ये तो नदी आके मिल रही है। सपोज करो यहाँ पे कोई कॉलोनी है, ठीक है, ये पूरी एक कॉलोनी लिख देता हूँ मैं, कॉलोनी। ठीक है, अब इस कॉलोनी का पूरा जो है यहाँ का इसका जो भी पाइपलाइन या सीवेज जो है, पूरा इसका जो वाटर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बारिश हो रही है, इस एरिया में अगर कहीं बारिश हो रही है, सपोज करें कि ये एक पूरा एरिया है, जैसे कि ये पहाड़ है, ठीक है, अभी ये पहाड़ है, यहाँ से नदी निकली है। अब इस पहाड़ पे यहाँ पर कहीं पर भी बारिश होगी, यहाँ कहीं बारिश हुई, इस पूरे में एरिया में कहीं भी बारिश होगी, तो पहाड़ का पानी बह के नीचे की ओर आएगा। तो ये पूरा पानी बह के कहाँ पे आ रहा है, इस नदी तक आ रहा है। यहाँ पे अगर बारिश होगी तो इस पानी बह के आ रहा है नदी में। लेकिन यहाँ कहीं बारिश हुई, यहाँ कहीं बारिश हुई तो यहाँ का पानी बह के नीचे जाएगा, यहाँ का पानी यहाँ आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे इस एरिया में, सपोज करिए इसको एक एरिया माने हम, कोई सैटेलाइट व्यू है, अगर यहाँ पे कोई बारिश होती है तो इस बारिश का पानी बह के कहाँ पहुंच रहा है, इस नदी में पहुंचा, जो रेड कलर में नदी बनाई है। ठीक है, या फिर इस कॉलोनी का पूरा ड्रेनेज जो सीवेज है वो कहाँ पर आ रहा है, इस यहाँ पर आ रहा है। ये जो ब्लू कलर में नदियां बनी है, इन नदियों का पानी कहाँ तक पहुंच रहा है, इसमें पहुंच रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर कहीं बारिश होती है, यहाँ पर अगर कहीं बारिश होती है, सपोज करो इस एरिया में कहीं बारिश हो रही है, ठीक है, और यहाँ कुछ ऐसे कुछ पहाड़ है कुछ भी, तो यहाँ का पानी बह के यहाँ नीचे की ओर जाएगा। यहाँ बेशक इसको ढलान माने आप, स्लोप है, तो यहाँ का पानी यहाँ पर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इतने एरिया में कहीं बारिश हो रही है, ठीक है, इतने एरिया में कहीं बारिश हो रही है, तो यहाँ का पानी बह के कहाँ पहुंच रहा है, इस नदी में पहुंच रहा है। ठीक है, इस नदी को हम नाम दे दें ए नाम की कोई नदी है। तो ये समस्त एरिया, ठीक है, अगर किसी जो मुख्य नदी की बात करें, जिस नदी में जिस समस्त एरिया का पानी बह के पहुंचता है, मतलब जो ऑल द एरिया जो कवर करता है, जहां का पानी ड्रेन होकर उस नदी में आता है, उसे क्या बोलते हैं, उस नदी का कैचमेंट एरिया कहा जाता है, या उसी को बोला जाता है उस नदी का जलग्रहण क्षेत्र। क्लियर है? क्लियर है सभी को? तो ये कैचमेंट एरिया या जलग्रहण क्षेत्र क्या है कि किसी नदी में उन समस्त क्षेत्र जहां का पानी बह के पहुंचता है, या वर्षा का पानी जब बारिश होती है, तो ये पूरा क्षेत्र कहलाता है उस नदी का कैचमेंट एरिया या जल ग्रहण क्षेत्र, अर्थात उस समस्त क्षेत्र जहां से वो जल को ग्रहण करता है, वही कहलाता है
जल ग्रहण क्षेत्र है, कैचमेंट एरिया, वो इस नदी के लिए, ए नाम की जो नदी है, इस नदी का कैचमेंट एरिया ये पूरा एरिया कहलाएगा। क्लियर है? ये नहीं कहलाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ का पानी बह के यहाँ पे नहीं पहुंच रहा है, ये बारिश का पानी, या वहां पे कोई कॉलोनी होती तो वहां का पानी भी यहां तक नहीं आता। क्लियर? क्लियर है? चलिए, ओके। नेक्स्ट, तो ये पहला हमारा कैचमेंट एरिया की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब बताता हूं आपको कमांड एरिया, फिर मैं आपको दोनों को मैं इसको क्लियर करूंगा, कमांड एरिया और कैचमेंट एरिया को। अच्छा, कैचमेंट एरिया और कमांड एरिया बता देता हूं आपको मैं फिर। ये आपका पहला टर्म क्लियर हो गया, कौन सा हमारा? कैचमेंट एरिया। चलिए, तो दूसरा हमारा जो टॉपिक है, ये दूसरा जो टर्म है वो क्या है? कमांड एरिया। कमांड एरिया को बोलते हैं हम जल प्रभावित क्षेत्र। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जल प्रभावित क्षेत्र, कमांड एरिया। अब कमांड एरिया, जल प्रभावित क्षेत्र होता क्या है? देखिए, अभी इससे पहले हमने कैचमेंट एरिया देखा। अब सपोज करें, ध्यान से देखिए, ये एक नदी है, क्लियर है? ये एक नदी है। अब इस नदी पे यहां पर कोई एक डैम बना दिया गया है। डैम बना दिया गया है, उस डैम से निकाल दी गई नहर, इस डैम से निकाल दी गई है नहर, ये नहर है, क्या बोलते हैं नहर को इंग्लिश में? कैनाल। ठीक है, और यहां पर एक कॉलोनी है। ठीक है, कॉलोनी है, यहां पर ये खेत हैं। ठीक है, ये आपके कई सारे खेत हैं, ये आपके खेत हैं। ठीक है, फिर यहां पर इसी नहर से जो है एक पाइपलाइन, यहां से यहां पानी जाता है, यहां पानी जाता है, ये है। प्लस आपका यहां कुछ घर बने हैं और यहां भी कोई कॉलोनी है। ठीक है, और ये कॉलोनी जो है, ये कॉलोनी पूरा इसी का पानी यूज करती है, किसका? इस नदी का। ठीक है, इस नदी का पानी यूज करती है कॉलोनी, इसको हमने नदी मान लिया, कोई ए नाम की कोई नदी है। अब आप ध्यान रखना, कमांड एरिया क्या होता है? कमांड एरिया, या इसको बोलते हैं जल प्रभावित क्षेत्र। जल प्रभावित क्षेत्र, तो सबसे पहले जो जल कमांड एरिया या जल प्रभावित क्षेत्र, उसको बोलते हैं कि अगर किसी नदी पर, ठीक है, अगर किसी नदी पर बनाए गए डैम से, यदि किसी नदी पर कोई डैम बनाया गया है, ठीक है, और उससे जो नहरें निकली हैं, ठीक है, उससे जो नहरें निकली हैं, उसका पानी कहां तक लोग यूज कर पा रहे हैं, उसका पानी, उस नदी का पानी लोग कहां तक यूज कर पा रहे हैं, वो कहलाता है उस नदी का कमांड एरिया। ठीक है, ये सिंपल सी टर्म की बात बोले इसको, ये आपका कोई नदी है, उस नदी का पानी जिस समस्त क्षेत्र तक लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं, चाहे वो ड्रिंकिंग पर्पस से अर्थात पीने के लिए, चाहे वो इरिगेशन पर्पस से अर्थात आपका सिंचाई के लिए, या आपका इंडस्ट्रियल पर्पस से, या कोई भी कमर्शियल या आपका हाउस होल्ड पर्पस हो, चाहे आपका किसी भी कपड़े धोने के लिए, ड्रिंकिंग पर्पस से, कैसे भी उसको चाहे खेत में यूज कर पा रहे इरिगेशन के लिए, वो क्या कहलाता है? उसका कमांड एरिया, उस नदी का। तो ये जो नदी है, नदी ए नाम की, इस नदी का कमांड एरिया कहां तक कहलाएगा? यहां तक, अर्थात ये भी उसके कमांड एरिया में आता है और ये भी कमांड एरिया में आएगा, क्योंकि ये सब के सब, और ये खेत भी कमांड एरिया में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है उस नदी का पानी यूज कर पा रहे हैं। क्लियर? तो किसी नदी पर बनाए गए डैम से, ठीक है, उसका, क्योंकि डैम के थ्रू पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपका नहरें निकाली जाती हैं, तो किसी भी नदी का पानी जिस समस्त क्षेत्र तक लोग यूज कर पा रहे हैं, वो कहलाता है उस नदी का कमांड एरिया, या कहलाता है जल प्रभावित क्षेत्र। क्लियर है आपको? क्लियर है नहीं है? या इसको बोले तो जहां तक हिंदी की डेफिनेशन देखना कि जहां तक उस जल का क्या है? प्रभाव है। जहां तक क्या है? उस जल का प्रभाव है। जल का प्रभाव मतलब कहां तक उसका इफेक्ट है। जैसे कि आपने बोला
एक लाइट आपने टॉर्च जलाई, तो ये टॉर्च अगर आपका मेरा 10 फीट दूर तक गई तो इस लाइट, इसकी टॉर्च की लाइट कहां तक है, 10 फीट तक इसकी इफेक्ट है। ये फिर आपने कोई साउंड, आपने कुछ जोर से चिल्लाया तो आपकी साउंड कहां तक गई, तो वहां तक उसकी रीच हो गई ना। तो वैसे इस पानी की रीच कहां तक है, इस कॉलोनी तक है, ठीक है। अगर आगे कोई कॉलोनी तक, ये कोई कॉलोनी होती आगे, ठीक है, और ये नहर यहां तक गई होती तो ये भी इसके कमांड एरिया में जाती। क्लियर है ना। तो ये होता है इसका कमांड एरिया। क्लियर है नहीं आपको। तो ये होता है कमांड एरिया, होता है जल प्रभावित क्षेत्र बोलते हैं। अब मैं इसमें दोनों को आपको डिफरेंशिएट करूंगा, कमांड एरिया को और कैचमेंट एरिया को। किसको, जल ग्रहण क्षेत्र को और जल प्रभावित क्षेत्र को। अब जैसे कि अगर यहाँ पर बारिश, ये कॉलोनी में बारिश हुई, ठीक है, यहाँ पर इस एरिया में, यहाँ पे कोई एक बॉर्डर बना दो मैंने, ये एक अलग लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बारिश होती तो इस बारिश का पानी बह के इस नदी तक पहुंचता क्या, नहीं पहुंचता। लेकिन इस नदी का पानी लोग, इस कॉलोनी तक के लोग यूज कर पा रहे हैं, तो इसके कमांड एरिया में तो आती है कॉलोनी, लेकिन कैचमेंट एरिया में नहीं आती। क्लियर है कि अगर यहाँ पर बारिश होती तो यहाँ का पानी यहाँ थोड़ी पहुंचता, तो इसका कैचमेंट एरिया आसपास रहता है, ये कैचमेंट एरिया है, लेकिन कमांड एरिया दूर तक चला गया, देखा आपने, कॉलोनी तक। क्लियर है। इसको एक बार मैं एक एग्जांपल से डिफरेंशिएट करता हूं, जो मैंने आपको बता चुका हूं, फिर से एक बार देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये आपका कमांड एरिया की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। ये इसको बोलते हैं जल प्रभावित क्षेत्र। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन कमांड एरिया एंड कैचमेंट एरिया। वैसे समझ में आ गया है आपको, पर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको और क्लियर कर देता हूं, ठीक है। सिंपल सी टर्म से मैं आपको उसको बताता हूँ नर्मदा के एग्जांपल से, ठीक है। नर्मदा नदी का नाम आपने सामने सुना है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, और ये भी आपको सबको पता है कि नर्मदा का जो है पानी, ये पाइपलाइन जो है भोपाल तक उसकी पाइपलाइन है। इवन आपका नर्मदा की पाइपलाइन आपका उज्जैन के शिप्रा नदी में भी उसका जो है जो लिंक है, नर्मदा शिप्रा लिंक, तो आपको यहाँ तक इसका पता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये आपका भोपाल, ये होशंगाबाद, ठीक है। चलिए ये नदी है आपकी नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखना आप लोग कि ये आपका भोपाल है, ये आपका होशंगाबाद है। तो अभी हम कैचमेंट और कमांड एरिया में जो बात कर रहे हैं सब किस पे टर्म, ये सब आपका रिवर से जुड़े हुए टर्म्स है, ये आपका ड्रेनेज सिस्टम से। तो अभी हम बात करेंगे नर्मदा के कैचमेंट एरिया की और नर्मदा के कमांड एरिया की, ठीक है। आप मान के चलिए कि होशंगाबाद में बारिश हुई, ठीक है। होशंगाबाद में वैसे भी आपका मानसून शुरू होने वाला है, होशंगाबाद में, ठीक है, बारिश हुई। अब होशंगाबाद में बारिश हुई, यह कुछ छोटी नदियां आके जो है नर्मदा में मिलती होंगी, ठीक है। होशंगाबाद में कई सारी कॉलोनीज हैं, ठीक है। होशंगाबाद में कई कॉलोनी है, ठीक है। ये कॉलोनी ए है, ठीक है। इसका पानी बह के नर्मदा में आता होगा, इसका हो सकता है सीवेज, क्योंकि जो जितनी नदियां निकलती हैं बीच शहरों से, उनका सीवेज मोस्टली जो है नदियों में ड्रेन करते हैं वो, ठीक है। यहाँ कोई कॉलोनी है बी, इसका सीवेज कहाँ तक, नर्मदा में जा रहा है, ठीक है। यहाँ की बारिश हो रही है, आसपास छोटे मोटे सब, यहाँ पे कोई भी छोटे छोटे गांव हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे गांव हैं, इनका पानी सपोज यहाँ पे जो भी है, तो यहाँ का पानी बह के कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे नर्मदा में जा रहा है, ठीक है। तो नर्मदा का जो कैचमेंट एरिया है, नर्मदा का जो कैचमेंट एरिया है, ये इसी को क्या बोलेंगे, कैचमेंट एरिया को इसी को बोलेंगे आपका जल ग्रहण क्षेत्र, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, जलग्रहण क्षेत्र। तो नर्मदा के जलग्रहण क्षेत्र में क्या आएगा, होशंगाबाद पूरा आ जाएगा ना, क्योंकि आपका इस लगभग इस पूरे एरिया का पानी बह के कहां पर पहुंचा है, नर्मदा में। तो होशंगाबाद का जो अगर बात करूं, क्या जल कैचमेंट एरिया की बात करूं,
तो होशंगाबाद जो आपका नर्मदा के कैचमेंट एरिया की बात करूं तो होशंगाबाद जो है नर्मदा के कैचमेंट एरिया में आएगा ना, आएगा। लेकिन क्या भोपाल में बारिश हुई? ये श्योर में बारिश हुई, ठीक है। अगर भोपाल में बारिश हुई तो क्या भोपाल का पानी बह के आपका नर्मदा में जाएगा क्या वहां पे इतनी दूर? बताएं, कॉमन सेंस है कि अगर भोपाल में बारिश होती है तो यहाँ का पानी बह के या यहाँ का कोई सीवेज किसी नदी का क्या वहां तक पहुंचेगा, या यहाँ की कॉलोनी का किसी का सीवेज पहुंचेगा वहां तक? नहीं पहुंचेगा ना, पॉसिबल नहीं है। तो जो कैचमेंट एरिया है वो नर्मदा का, उसमें होशंगाबाद तो आएगा, पर भोपाल आएगा क्या? नहीं आएगा। क्लियर है? यहां पर क्लियर है? ये फिर मैं आपको उसको अलग से बता दूंगा इसको, ठीक है। क्लियर है? तो ये हम बात कर रहे थे किसकी? कैचमेंट एरिया की। अब बात करते हैं कमांड एरिया की, ठीक है। अभी भोपाल है, भोपाल में कई सारी कॉलोनी है, ये कॉलोनी नंबर सी, ठीक है, कॉलोनी नंबर डी, ठीक है, ये कई सारी कॉलोनी है। अब जो नर्मदा नदी है वहां से एक पाइपलाइन आई, वहां से क्या आई? एक पाइपलाइन आई, जिससे ये पाइपलाइन है, ठीक है, जिससे कॉलोनी सी में पानी गया। इसी से एक पाइपलाइन निकाल दी, यहां पानी गया। चलो मैं बात कर देता हूं कि ये सीहोर है। चलो सीहोर को हम सीहोर डिस्ट्रिक्ट का अलग, आपसे भोपाल की बात करते हैं, इसको आपको कंफ्यूज नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ कई सारी कॉलोनी है, ये कोई एक और कॉलोनी है, कॉलोनी डी है, ठीक है, ये यहां तक आया, ठीक है। तो अब नर्मदा जो है, नर्मदा का पानी होशंगाबाद के लोग तो यूज करेंगे ही, क्योंकि नर्मदा वहां से बीच से निकली है, तो नर्मदा का पानी ये लोग तो यूज कर ही रहे हैं। अर्थात आपका ये कॉलोनी या ये कॉलोनी या ये गांव जो है, ये नर्मदा का पानी तो यूज कर ही रहे हैं, लेकिन नर्मदा का पानी पाइपलाइन के थ्रू कहां बह के आ रहा है? भोपाल आ रहा है। तो भोपाल के लोग भी नर्मदा का पानी यूज कर पा रहे हैं ना। भोपाल के लोग कैसे कर पा रहे हैं? पाइपलाइन के थ्रू, ठीक है। तो जो कमांड एरिया है, अर्थात यहाँ पर कोई डैम बना दिया गया था, ठीक है, यहाँ पर बीच में एक डैम बना दिया था, और उस डैम के थ्रू वो पानी कलेक्ट होके पूरा वहां पर डैम तक पानी जाता, डैम के थ्रू जो है उसको प्रेशर से जैसे भी जो उसको भेज रहे थे वो, तो यहां तक उसका भोपाल तक पानी यूज कर पा रहा है। कहाँ का? नर्मदा का पानी भोपाल तक यूज कर पा रहे हैं, लेकिन भोपाल में अगर बारिश हो रही है तो वो पानी नर्मदा तक नहीं पहुंच रहा है। अर्थात नर्मदा का पानी तो आ पा रहा है भोपाल, लेकिन भोपाल में अगर बारिश हो रही तो वो पानी नर्मदा तक नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। तो बात करें अगर नर्मदा की, ठीक है, नर्मदा की अगर बात करें किसकी? कैचमेंट एरिया की और नर्मदा के कमांड एरिया की। कैचमेंट मतलब जल ग्रहण क्षेत्र, और कमांड मतलब जल प्रभावित क्षेत्र। तो जल ग्रहण क्षेत्र में ग्रहण कहां कहां से पानी? सिर्फ होशंगाबाद का पानी आएगा, तो होशंगाबाद आएगा सिर्फ। लेकिन अगर पानी सिर्फ होशंगाबाद में गिरेगा तो वहीं का पानी पहुंचेगा नर्मदा में, भोपाल का पानी गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा। तो जो उसका इसमें सिर्फ होशंगाबाद आएगा। लेकिन बात करें नर्मदा के कमांड एरिया की, तो इसमें होशंगाबाद तो आएगा ही, क्योंकि होशंगाबाद के लोग तो पानी यूज करेंगे ही, साथ में क्या आएगा? भोपाल भी आ जाएगा। क्लियर है? तो कमांड एरिया इसका बड़ा हो गया, किसका? नर्मदा का, जबकि कैचमेंट एरिया सिर्फ होशंगाबाद तक सीमित हो गया। क्लियर है? अभी कोई डाउट? ठीक है, अभी भी कोई डाउट होता तो आप मुझसे लेटर ऑन पूछ सकते हैं, जैसे कि हमने डाउट सेशन का मैंने आपको बताया था, हम डाउट सेशन रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैचमेंट एरिया और कमांड एरिया में दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है, एक आपको रियल आपका नर्मदा के एग्जाम्पल को लेकर, ठीक है। तो इससे आप किसी भी नदी का कैचमेंट एरिया या कमांड एरिया पता कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टर्म की बात करें हम। चलिए, जो नेक्स्ट टर्म है मेरी, उस नेक्स्ट टर्म में बताऊंगा आपको वाटरशेड और रिवर बेसिन, ठीक है। तो आपको दोनों में एक साथ बता देता हूं। तो आपका जो नेक्स्ट टर्म है वाटरशेड, और अब बताने वाला हूं मैं आपको रिवर बेसिन। चलिए,
तो अभी मैंने आपको वाटरशेड और रिवर बेसिन से पहले अभी आपको टॉपिक पढ़ा है, कैचमेंट एरिया बताया मैंने, जलग्रहण क्षेत्र। तो एक बार फिर से बता दूं, जलग्रहण क्षेत्र क्या होता है? अगर कोई नदी है तो उसमें जहां तक का पानी बह के पहुंच रहा है, अगर किसी नदी में जहां तक का पानी बह के पहुंच रहा है वो क्या कहलाता है? उसका कैचमेंट एरिया, जलग्रहण क्षेत्र। यहां तक क्लियर था? चलिए अब मैं आपको इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है रिवर बेसिन और वाटरशेड। यहां पर आप देखिए, कैचमेंट एरिया, ये इसी को मैंने कहा था जलग्रहण क्षेत्र। अब मैं आपको दो टर्म बताऊंगा। तो एक आपका वाटरशेड, इसे क्या कहते हैं आप? जल विभाजन। और एक आपका टर्म था रिवर बेसिन, ये इसी को बोलते हैं नदी घाटी। तो अब मैं आपको दोनों जो है इसको समझाऊंगा कैचमेंट एरिया से ही। तो आपका नदी घाटी की बात करें, अब सपोज करें आप कि ये एक नदी है, ठीक है, ये एक नदी है। मैं इस नदी को मान लेता हूँ गंगा नदी। क्या मान लेता हूँ इसे मैं गंगा नदी मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये गंगा नदी है। अब इसकी कई सारी सहायक नदियां होंगी, ऑब्वियसली कई सारी सहायक नदियां हैं। तो सपोज करें ये गंगा की कई सारी सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो आपका गंगा एक बड़ी नदी है, अब इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं। तो इस नदी में, गंगा नदी में, इन समस्त नदियों को जहां का पानी बह के पहुंच रहा है वो क्या कहलाता है? इसका वो कहलाता है इसका रिवर बेसिन, वही कहलाता है नदी घाटी। या इसको बोले कि आपका गंगा नदी जिन घाटियों से होकर बहती है, गंगा नदी जिन घाटियों से होकर बहती है वो कहलाता है उसका नदी घाटी, या उसका रिवर बेसिन कहलाता है। जैसे कि गंगा की बात करें तो गंगा आपका यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल यहां से निकली है। तो पूरा संपूर्ण जो क्षेत्र है उसका पूरा जहां से गंगा रिवर फ्लो करती है वो कहलाएगा उसका रिवर बेसिन, ये नदी घाटी कहलाएगा। क्लियर? तो गंगा नदी जिन समस्त क्षेत्र से होकर बहती है वो कहलाएगा उसका रिवर बेसिन, इंक्लूडिंग उसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो आपका रिवर बेसिन और कैचमेंट एरिया ऑलमोस्ट सिमिलर चीज है, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसको कहीं कहीं अलग अलग तरीके से यूज किया गया है। तो रिवर बेसिन, नदी घाटी जो है एक बड़ी नदी, जो एक कोई भी नदी जहां जिन समस्त क्षेत्र से होकर बहती है उसको क्या कहते हैं? उसका रिवर बेसिन, नदी घाटी। क्लियर है आपको? चलिए अब मैं आपको बताऊंगा वाटरशेड, ठीक है। मेन जो टर्म है इसको आप समझ लेंगे तो दोनों का आप जो है इजिली डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो बात करूंगा जल विभाजन की, ये वाटरशेड की, तो ये एक नदी है। इसको अगेन कौन सी नदी है? गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी है। अब आप ध्यान से सुनना कि गंगा नदी है यहाँ पर, तो गंगा नदी की कई सारी सहायक नदियां हैं। अब इसको मैं नाम दे देता हूं, जैसे कि गंगा की एक सहायक नदी कौन सी है? यमुना। यमुना एक सहायक नदी है गंगा की, है ना। चलिए एक इसकी सहायक नदी आपका चंबल भी है, चंबल नाम दे देते हैं, ठीक है। अभी आप ये मत देखिए किस साइड से एग्जांपल चल रहा है, ठीक है। सपोज करिए इसकी सहायक नदी जो है आपका गंगा की एक सोन नदी भी है, ठीक है। यहां पर मैं चंबल एक्चुअली में आपका यमुना की सहायक है, लेकिन तो आपको गोमती नदी, ठीक है। अब यहां क्लियर है? अब अगर बात करें तो गंगा की कई सारी सहायक नदियां हैं, ठीक है, इसको ध्यान देना वाटरशेड पे। अब यमुना नदी की भी अपनी कई सारी सहायक नदियां होंगी। जैसे यमुना की सहायक कौन सी? जैसे कि आप इसकी बात करें तो एक बेतवा है, ठीक है। इसको मैं अलग कलर से कोडिंग करता हूं आपको ताकि क्लियर ना हो, क्लियर हो जाए, सॉरी। तो यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो आपको। जैसे कि बेतवा है, यमुना में एक आपका चंबल जाके पहुंचती है, ठीक है, ठीक है। यमुना में बेतवा है, चंबल, और भी नदियां आके मिलती होंगी, ठीक है। गोमती की अपनी सहायक नदियां होंगी, ठीक है, कोई नदी आके मिलती होगी। वैसे सोन नदी की अपनी सहायक नदियां होंगी ये, ठीक है। तो सोन की अपनी सहायक नदियां भी तो होंगी, जैसे अब, ठीक है। ये तो अब जो वाटरशेड होता है, आप ध्यान से सुनना, वाटरशेड क्या होता है कि जब कई सारी नदियां, ठीक है, तो जो बड़ी नदी कौन सी नदी है? इसमें गंगा नदी। तो जो छोटी नदियां होती हैं, जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, उनको सहायक नदियों, तो सहायक नदियों का अपना एक कैचमेंट एरिया भी होता है। सहायक नदियों का अपना एक खुद का कैचमेंट एरिया भी तो होगा,
ठीक है, जैसे कि ये नदी है तो इनका अपना कैचमेंट एरिया होगा, जैसे कि इसका अपना होगा, ठीक है, तो ये इस नदी का कैचमेंट एरिया हो गया, ठीक है, इसका ये इस नदी का कैचमेंट एरिया हो गया, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना। तो वैसे ही, ठीक है, वैसे ही आपका बात करें तो जो यमुना है इसका अपना कैचमेंट एरिया है, कितना है, वो इतना है, ठीक है, गोमती का अपना इतना है, ठीक है, और सोन का इतना, यहाँ का पानी बह के पहुंचता है, ठीक है। तो यानी यहाँ तक का पानी, इसको अगर मैं बात करूं तो इसको अगर हम अलग अलग कर लें, ठीक है, तो इसके इधर इसमें आ जाएगा, इसका पानी इधर चल जाएगा, ठीक है, इसका अपना एक रीजन होगा। तो जो वाटर शेड होता है, तो जो सहायक नदी होगा, इन सहायक नदियों का अपना निजी, इनका अपना इंडिविजुअल जो जल ग्रहण क्षेत्र होकर कहलाता है, वाटर शेड कहलाता है। आ रही बात समझ में कि जो बड़ी नदी की जो सहायक नदियां होती हैं, इनका अपना भी खुद का एक कैचमेंट एरिया होता है, और उस छोटे कैचमेंट एरिया को, उस छोटे जल ग्रहण क्षेत्र को क्या बोलते हैं, वाटर शेड बोलते हैं, जल विभाजन होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर एक विभाजन है। एक बात करें, जैसे मैंने ये जिगजैग बनाया, सपोज करो कोई पहाड़ी है, तो इसके इस साइड जो पानी गिरेगा, ठीक है, वो इस साइड आएगा, इसमें बह के पहुंचेगा, इसके उस साइड जो पानी गिरेगा इसके, वो यमुना में पहुंचेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ का पूरा जो एरिया, यहाँ जो पानी गिरेगा वो कहां जाएगा, पूरा सोन नदी में जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एक पार्टीशन कर दिया, सपोज करो ये एक और पार्टीशन हो गया, ये एक और पार्टीशन है, ठीक है। अब एक और कोई सहायक नदी होगी आपकी गंगा की, ठीक है, तो अब इसका यहाँ का पानी इसमें बह के पहुंचेगा, इन नदियों का, ठीक है। और जो इसके इस साइड गिरेगा वो गोमती में जाएगा, जो इसके इस साइड गिरेगा वो कहां जाएगा, इस दूसरी नदी में जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा, जो बड़ी जो नदी होती है, इसकी जो सहायक नदियों का अपना खुद का कैचमेंट एरिया, खुद का जलग्रहण क्षेत्र का कहलाता है वाटर शेड। तो ये दोनों ही सिमिलर टर्म है, बस जो कैचमेंट एरिया, जो बड़ी नदियों का कैचमेंट एरिया क्या कहलाता है, रिवर बेसिन, और छोटी नदियों का कैचमेंट एरिया कहलाता है वाटर शेड। क्लियर है आपको? तो यहां पर मैं आपको ये देख लीजिए, कंक्लूड कर देता हूं ये। तो कैचमेंट एरिया के अंतर्गत ही दोनों टर्म आते हैं, ठीक है। तो कैचमेंट एरिया ऑफ लार्ज रिवर, कैचमेंट एरिया ऑफ लार्ज रिवर इज कॉल्ड रिवर बेसिन, व्हाइल द कैचमेंट एरिया ऑफ स्मॉल रिवर इज कॉल्ड वाटर शेड, ठीक है। तो बड़ी नदियों का जलग्रहण क्षेत्र क्या कहलाता है, नदी घाटी कहलाता है या रिवर बेसिन, और छोटी नदियों को जलग्रहण क्षेत्र क्या कहलाता है, जल विभाजन या वाटर शेड। क्लियर? तो हम इससे एक चीज समझ में आती है कि जो बड़ी नदी है, जैसे कि बात करें गंगा की, तो गंगा का जो कैचमेंट एरिया है एक बड़ा है, तो ये कहलाएगा क्या, रिवर बेसिन। जबकि जो गंगा की सहायक नदियां, छोटी नदियां, इनका जो कैचमेंट एरिया कहलाएगा वाटर शेड। यानी कि इसमें हम एक कंक्लूजन देख सकते हैं कि एक कैचमेंट एरिया में, ठीक है, एक रिवर बेसिन में कई सारे वाटर शेड हो सकते हैं, जैसे कि एक गंगा रिवर बेसिन और ये यमुना वाटर शेड। अगर बात करें तो गंगा का जो कैचमेंट एरिया क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा गंगा रिवर बेसिन कहलाएगा, जबकि यमुना का कहलाएगा वाटर शेड, ठीक है। गोमती का कहलाएगा वाटर शेड, सोन का कहलाएगा वाटर शेड, ठीक है। तो फिर से बताओ कि आपका, यानी कि बात करें गंगा की, तो गंगा का जो रिवर बेसिन है, गंगा का जो रिवर बेसिन है, उसके अंतर्गत कई सारे वाटर शेड आ सकते हैं, जैसे कि वाटर शेड ऑफ कौन सी रिवर, यमुना, वाटर शेड ऑफ आपका गोमती, वाटर शेड ऑफ आपका सोन नदी। क्लियर है? तो आपका एक नदी, एक रिवर बेसिन के अंतर्गत कई सारे वाटर शेड हो सकते हैं। क्लियर? तो बड़ी टर्म कौन सी हुई इसमें, तो बड़ी हुई रिवर बेसिन, और छोटी कौन सी हुई, वाटर शेड। क्लियर है यहां पर? कोई डाउट इसमें? तो बड़ा टर्म कौन सा हुआ, रिवर बेसिन, और छोटा कौन सा हुआ, वाटर शेड। ओके, कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए,
आपका अगला टर्म है वाटर डिवाइड, आपका अगला टर्म है वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड, ठीक है, वाटर डिवाइड को बोलते हैं जल विभाजक। क्या बोलते हैं? जल विभाजक या वाटर डिवाइड, ठीक है। चलिए अब सपोज करिए ठीक है, ये कोई हिल्स हैं, हिल्स मतलब कोई पहाड़ियां हैं, ठीक है। अब इस पहाड़ी के इस ओर, इस पहाड़ी के इस ओर एक नदी बह रही है, ठीक है। इस पहाड़ी के इस ओर भी एक नदी बह रही है, ठीक है। इस नदी को नाम दे देते हैं ए, इस नदी को नाम दे देते हैं हम बी, ओके। चलिए तो अब अगर मैं बात करूं आपको यहां पर, इसमें सपोज करें इस पहाड़ी के इस ओर, इस पहाड़ी के इस ओर अगर पानी गिरा, इस ओर अगर बारिश हुई, इस पहाड़ी के इस ओर या कहीं पर भी बारिश होगी, तो ये पूरा पानी बह के कहां पहुंचेगा? ये इस यहां का पानी बह के यहां पर आएगा, ठीक है। अगर ये आपका ऊंची पहाड़ियां ऐसी स्लोप में है पहाड़ियां, अब अगर इस साइड जो पानी गिरेगा क्या वो ऊपर ऐसा जम करके इस साइड जाएगा कि इस साइड का ऐसा नहीं जाएगा ना, ठीक है। लेकिन जो इस पहाड़ी के इस ओर जो पानी गिरेगा, ठीक है, इस ओर जो पानी गिरेगा, ठीक है, वो कहां पर जाएगा? वो बह के इस नदी में जाएगा, ठीक है। अगर ये पहाड़ी को, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, इस पहाड़ी को अगर मैं ऐसा बिल्कुल बड़े बड़े ऐसा बना दूं, ठीक है, तो आपका इसका एक मैं बड़ा स्वरूप बना देता हूं यहां पर, ये बड़ा सा रूप है, ठीक है। अब अगर इसके इस पहाड़ी के इस साइड यहां तक पानी गिरा, तो ये पानी बह के स्लोप है ना इस साइड जाएगा, लेकिन ये पानी इस साइड गिरा, देखना आप इस साइड गिरा तो ये चढ़ेगा थोड़ी इस पे से, ये इस साइड ही बह के जाएगा, ठीक है। तो ये बात कर सकते हैं अच्छा आपका कि ये जो है ये पहाड़ी एक तरीके से बॉर्डर हो गई, एक लाइन हो गई कि इस पहाड़ी के उस ओर पानी गिर रहा है तो वो कौन सी ए वाली नदी में बह के जा रहा है, जबकि इस पहाड़ी के इस ओर जो पानी गिर रहा है वो किस में आ रहा है? बी नदी की ओर आ रहा है ना। अर्थात इसके स्लोप का डिफरेंस है, ठीक है, इसके स्लोप का डिफरेंस है। तो इसको अगर इसके स्लोप का डिफरेंस अगर हिल्स का हम साइज बड़ा कर दें, ठीक है, ये हिल्स है, ठीक है, तो हिल्स अब इसमें जो पानी गिर रहा है वो इस साइड जा रहा है और इसमें जो पानी गिर रहा है वो इस साइड आ रहा है, तो जो ये हिल्स है ये कहलाई जाएगी, इसी को बोलेंगे क्या? वाटर डिवाइड, ठीक है। तो हिल्स किसका काम कर रही है इसमें? ये वाटर डिवाइड का या जल विभाजक का काम कर रही है, क्योंकि जल को विभाजन कर रही है, इसके ये वाटर को डिवाइड कर रही है ना, इस ओर का पानी इधर भेज रही है। अगर यहां बारिश हो रही है तो पानी कहां जा रहा है? बह के इसमें जा रहा है, ठीक है। और अगर हिल्स के इस साइड बारिश हो रही है तो बह के इस साइड जा रहा है, क्योंकि स्लोप का डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो जो वाटर डिवाइड जल विभाजक, ये हिल्स हो सकती है, कोई वैली हो सकती है, मतलब कोई घाटी हो सकती है, कोई प्लेटू या पठार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई माउंटेन्स हो सकते हैं, क्लियर। तो ये आपका वाटर डिवाइड है, ठीक है। तो ये वाटर डिवाइड है ना, तो ये कहलाएगा इस नदी का, ये कहलाएंगे, इसको बोल सकते हैं वाटर शेड आपका ए, और ये बोल सकते हैं हम वाटर शेड बी। ये वाटर शेड, ठीक है, ये आपका वाटर शेड ए है, ये वाटर शेड बी है। हो सकता है कि यहां पर एक हिल्स हो, ये वाटर शेड सी हो जाए, ये वाटर शेड ई हो जाए, क्लियर। तो आपका वाटर डिवाइड जो है एक तरीके से एक बॉर्डर का काम करता है दो डिफरेंट वाटर शेड के बीच में, क्लियर है। जैसे कि इसको एक बार और बता दूं मैं आपको, जैसे कि सपोज करो ये नदी है, ठीक है, कोई नदी है, इसमें कई सारी सहायक नदियां हैं, ठीक है, ये कई सारी सहायक नदियां हैं इसकी, ओके। तो ये अभी इसका पानी बह के यहां पहुंच रहा है, ठीक है, इसका पानी बह के यहां पहुंच रहा है, इसका पानी बह के यहां पहुंच रहा है, इसका पानी इसमें आ रहा है, इसका पानी इसमें आ रहा है, इसका पानी, तो इनके बीच में कई सारे वाटर शेड होंगे तब तो इसका पानी यहां पहुंच रहा है, वरना यहां का पानी यहां पहुंचता है ना। तो अगर बात करें तो ये सब वाटर डिवाइड है, यहां पर एक वाटर डिवाइड होगा, यहां पर एक वाटर डिवाइड होगा, ठीक है, यहां पर एक वाटर डिवाइड होगा, यहां पर एक वाटर डिवाइड होगा और यहां पर भी एक वाटर डिवाइड होगा, तभी जो है ये पानी आपका डिवाइड हो रहा है, क्लियर है। चलिए, तो इसको आगे जो है आपको मैं नेक्स्ट क्लास में आगे डिफरेंट जो हम टर्म पढ़ रहे हैं इसको कंटिन्यू करेंगे, शब्दावली को। आज हमारी नेक्स्ट क्लास में आपका रिवर रीजन, रिवर रिजर्वेशन, तो आपको इसको कंटिन्यू करना है, ओके। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।